आज हम हेल्थ असेसमेंट ईयर 2 सेमेस्टर 4 की चेकलिस्ट जो है हेल्थ असेसमेंट की आसपी के हवाले से वो पढ़ेंगे। सही है कि हेल्थ असेसमेंट जिस तरह आप लोगों की एनाटमी एफओएन की आसपी होती है, इस तरह हेल्थ असेसमेंट की भी आसपी जिस तरह आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में दिया है। तो इसमें आसपी में सिर्फ ये नहीं होता है कि जैसे आप लोगों की चेकलिस्ट से चीज़ें आती हैं, चेकलिस्ट से पेपर में भी आ सकते हैं और आपके जो कोर्स हैं उसके जो इमेजेस है जो प्रीवियस 3rd सेमेस्टर में आए थे, आप लोगों को पेक्यूल और मेक्यूल के इमेज आए थे, फिर आप लोगों को कहा था कि इसमें आप लोग लिख लो। तो इस तरह इसमें भी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ों को आप लोगों ने डिटेल से देखना है। उसमें आप लोगों के पास फर्स्ट क्या है कि इंट्रोडक्शंस टू बेसिक कंसेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ आ सिम्टम्स और प्रॉब्लम। पहले आपने क्या करना है, उसके कंसेप्ट को देखना है कि इस हेल्थ असेसमेंट में कंसेप्ट क्या है, कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सेकंड आपके पास है रिव्यू ऑफ द सिस्टम की रिव्यू करनी है। आपके पास जितनी भी सिस्टम है उन सब की आपने रिव्यू करनी है। थर्ड आपके पास है इंटरव्यू स्किल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल, इससे आप लोगों को फिर जो आप लोगों के नॉन ऑब्जर्वेबल हैं, सही है, तो उसमें आपके साथ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई डायग्राम आपको दे सकते हैं या कोई रेंज ऑफ मोशन आपको दे सकते हैं, तो फिर आपको बताएंगे कि इसमें आप लोग इसको लिखो। लिखने में इसमें आ सकते हैं और पूछते भी, आप लोगों से पूछ भी सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम आपके पास है तो आपको डिफरेंट साउंड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, साउंड के बारे में आप लोगों से आ भी सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों से ये चीज़ें हो सकती हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो भी आप लोगों को पता है, उसके साउंड्स आपके पास है, डिफरेंट लोकेशंस आपके पास हैं, तो साउंड और लोकेशन और साथ में आपके पास जो कंडक्शन सिस्टम है, ये चीज़ें आपके पास कोरोनरी आर्टरी जो है उसके पार्ट्स, और ये चीज़ें आप लोगों को आसपी में कामली आपको आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास नर्वस सिस्टम है, स्पेशल नर्वस सिस्टम में आपके पास जो सेंसेस हैं, सही है, और जो आपके पास अल्फैक्टरी नर्व्स जो है, सही, नर्व जितनी भी है आपके पास वो आप लोगों को आ सकते हैं। तो वो सब आप लोगों ने उसको फिंगर टिप पे याद रखना है। और दूसरा ये है कि उसको चेक करने का तरीका आप लोगों को पता होने कि हम उसको किस तरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ईयर एंड आई की एग्जामिनेशन है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। प्रीवियस 3rd सेमेस्टर में भी आप लोगों ने की थी। और इस तरह बाकी जो आपके पास एल्डर एंड पीडियाट्रिक्स है। अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास क्या है कि स्टडी गाइडलाइन इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट आपके पास है, सही। तो उसमें आपके पास जो बेसिक टर्म्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफरेंट टर्म्स हमारे पास हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा है, डिजीज़ आपके पास है, सही है। डिजीज़ और इलनेस में क्या डिफरेंस है, तो डिजीज़ और इलनेस में हमारे पास मेन एक डिफरेंस है, और इलनेस में हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है, 3 चीज़ें हमारे पास हैं। एक आपके पास डिजीज़ है, दूसरा आपके पास इलनेस है, तीसरा आपके पास क्या है, सिकनेस है। तो ये 3 डिफरेंट टर्म्स है। सेम चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हमारे पास पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ें डिफरेंट हैं। उसमें अगर आपके पास फर्स्ट हम डिजीज़ के बारे में अगर पढ़ते हैं, डिजीज़ में हम अंडरलाइनिंग पैथोलॉजी हम देखते हैं कि मीन्स आपकी किसी बॉडी के आर्गन में या शेप में या उसकी फंक्शन में कोई चेंज आई, उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ हम कहते हैं। डिजीज़ हमारे पास प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ हम देखते हैं, मींस प्रोफेशनल कोई डॉक्टर या कोई नर्स या कोई टेक्नीशियंस या कोई भी आप लोगों के पास जो होते हैं वो आप लोगों के पास वो डायग्नोज करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ हम कहते हैं। मींस डायबिटिक है आपके पास, हाइपरटेंशन है, वो आपके पास टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हो। दूसरा आपके पास इलनेस है। इलनेस आपके पास क्या सब्जेक्टिव फीलिंग है आपके पास है, सही। उसमें आपके पास जो साइंस सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से आप कहते हो कि आप बीमार हो कि बीमार नहीं हो, सही। ये जस्ट जो बंदे बीमार होते हैं उसको पता चल जाता है कि ये बीमार है, सही। मींस उसमें वो अपनी सोशल काम कर सकता है, मींस वो अपने ऑफिस जा सकता है, जॉब के लिए जा सकता है। जो आपके पास सिकनेस है तो उसमें ये कहते हैं कि वो मरीज़ खुद बेटर फील नहीं करता है, और पूरी कम्युनिटी भी जानते हैं कि ये काम के लिए नहीं गए तो ये बीमार है, सही। तो इसको हम सोशल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, बाकी कम्युनिटी भी हम देखते हैं। मींस अगर आपकी क्लास में एक बच्चा है वो बीमार है, वो नहीं आया है, सही, तो इट्स मीन्स उसको आप क्या कहते हैं कि ये सिक है, सही। अब आप क्लास में आए हो, क्लास लेते हो, आपको मतलब ज़ुकाम है या आपको डायरिया है, तो इट्स मीन्स आप इल हो। तीसरा आपके पास डायबिटिक है और आप अपने फंक्शन भी करते हो, लेकिन आपके पास वो क्या है, डिजीज़ है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनते, ठीक, तो वो आपके पास क्या हुआ, डिजीज़ हो। ये टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह के टर्म्स आप लोगों को पूछते भी सकते हैं आपको आसपी में, और आप लोगों को एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, उसके डिफिनीशन या उसके एग्जाम्पल के हवाले से या पर्सपेक्टिव के हवाले से आप लोगों को आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्थ इलनेस
कॉन्टिनम है। हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम का मतलब ये है कि आपके पास एक कॉन्टिनम है, कि मीन्स इंसान बेटर फील करता है या इंसान बीमार होता है वापस अपनी लाइफ की तरफ आ सकता है, नहीं आ सकता, उसको हम कॉन्टिनम कहते हैं। एक आपके पास इलनेस साइड थे, अगर इलनेस साइड की तरफ आप जाओगे तो एंड में आप डेथ की तरफ जाओगे, सही। अगर आप नॉर्मल की तरफ है तो इनमें आप बेटर हेल्थ की तरफ आ जाओगे, नॉर्मल वेलनेस की तरफ आप आ सकते हो। वेलनेस एंड इलनेस के हमारे पास जो कॉन्टिनम है आप लोगों ने देखा था, तो उसको आप लोग रिव्यू कर लो, तो उसके हिसाब से आपके पास कॉन्टिनम है। तीसरा आपके पास असेसमेंट है। असेसमेंट का मतलब कि असेस समवन, असेस समथिंग्स, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। मीन्स किसी को आपने असेस करना है, किसी चीज़ को आपने देखना है, उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद आपके पास हेल्थ असेसमेंट, हु कैन डू एंड वाई इज़ देयर अ नीड टू डू। प्रीवियस ज़माने में ये था कि हेल्थ असेसमेंट को लोग इतनी सीरियस नहीं लेते थे। अब हेल्थ असेसमेंट आपके पास क्या है, इस पे हम 100% हम रिलाई नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। ये हमें जस्ट क्लू देता है। फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है, उसको अपेंडिक्स है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। रिबॉन्डिंग पेन है आपके पास, लेग को हम उसकी तरफ मोड़ लेते हैं तो उससे पेन ज़्यादा होता है, रिबॉन्डिंग पेन उससे ज़्यादा होता है। तो इस तरह हमारे पास ये एक टेक्निक्स है, उस बेस पे हमें जो एक क्लू मिलता है कि शायद इसको अपेंडिक्स है। फिर जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमारे पास क्या होता है, फाइनलाइज होता है कि हाँ इसको अपेंडिक्स था। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, तो उससे हमारे पास हेल्थ असेसमेंट हमें कहते हैं, हमें क्लू देता है। नेक्स्ट ये कि हेल्थ असेसमेंट जस्ट डॉक्टर्स नहीं करते हैं, कि जस्ट एक फिजिशियन है वो हेल्थ असेसमेंट करेगा। हेल्थ असेसमेंट, बेटर हेल्थ असेसमेंट जो है वो नर्सेज करते हैं, क्योंकि नर्सेज उनके मरीज़ के पास 24 आवर होते हैं, वो उसमें जो चेंज होता है वो उसको देखते हैं। कंसल्टेंट तो जस्ट एक राउंड करके चला जाता है, लेकिन जो बेटर असेसमेंट है वो नर्सेज करते हैं, वो उसमें 24 आवर चीज़ें उसमें देखते हैं। उसके बाद आपके पास जो है नर्सिंग प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है। नर्सिंग प्रोसेस में आपके पास ADPIE है। सी ए मीन्स असेसमेंट है आपके पास, डी मीन्स डायग्नोस है, पी मीन्स प्लानिंग है, आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन एंड ई मीन्स एवालुएशन। तो ये 5 स्टेप्स आप लोगों को हमेशा याद करना चाहिए और ये आप लोगों को आना चाहिए। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये चीज़ें आप लोगों के पास कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में गए या फार्म में गए तो वहाँ पे आप CIM भी बनाओगे मरीज़ के लिए, मरीज़ के लिए आप NCP भी बनाओगे, मरीज़ के लिए आप शिफ्टिंग नोट्स भी लिखोगे, नर्सिंग नोट्स भी लिखोगे। ये सब चीज़ें वहाँ पे है आपके पास, ये चीज़ें फिर आप फॉलो करोगे। तो इसलिए आपने उस पर रिव्यू करना है कि आपके पास हेल्थ असेसमेंट क्या है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आपके पास डेटा है। डेटा आपके पास रिलेटेड होता है किस चीज़ के साथ, हेल्थ कंडीशन के साथ आपके पास रिलेटेड होता है डेटा। मींस अगर आप डेटा उससे लेते हो जिसका हेल्थ कंडीशन ख़राब हुआ है। अब एक मरीज़ है, उसका हेल्थ कंडीशन ठीक है, हम उससे डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। तो डेटा हमारे पास क्या है, हम उससे लेते हैं कि जो उसका कंडीशन ख़राब हो। 2 किस्म के हमारे पास डेटा है, एक आपके पास सब्जेक्टिव है, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव जो मरीज़ हमें बताता है, ऑब्जेक्टिव जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। फिर डेटा कलेक्शन आपके पास क्या है, सब्जेक्टिव डेटा हम कलेक्ट करते हैं, साथ में हम ऑब्जेक्टिव दोनों को हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कलेक्शन हम उसको कहते हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कलेक्शन हम कहते हैं। करते हैं इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, किस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास है सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स आपके पास 2 किस्म के सोर्स है, एक आपके पास प्राइमरी, सेकंड आपके पास सेकेंडरी सोर्स है। अब ये आप लोगों को MCQ में भी आ सकते हैं, कोई आपसे पूछ भी सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से आपके पास, क्लाइंट है, इंटरव्यू है, फिजिकल एग्जामिनेशन है एंड वाइटल साइन, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी सोर्स है। अब सेकेंडरी सोर्स आपके पास क्या है, फैमिली मेम्बर है, आपके पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड है एंड टेस्ट रिकॉर्ड है, ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। तो इससे आप उसको MCQ में आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोर्स। तो ये आपको MCQ में आ सकते हैं। प्राइमरी में आपके पास क्लाइंट, इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वाइटल साइन। सेकेंडरी में आपके पास फैमिली मेम्बर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड टेस्ट। अच्छा, फिर आपके पास टाइप्स ऑफ डेटा आपके पास है। टाइप्स ऑफ डेटा आपको पता है कि सब्जेक्टिव डेटा है एंड ऑब्जेक्टिव डेटा है। आप सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या क्या देखते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या देखते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में हम सिम्टम्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा में हम साइन देखते हैं। ये आपको MCQ में आ सकते हैं कि साइन आपके पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, सिम्टम आपके पास सब्जेक्टिव डेटा आपके पास है, सही। उसके बाद आपके पास पेशेंट वेरीफाइड करेगा। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट से हम पूछते हैं, पेशेंट आपके पास क्या करता है, वेरीफाई करता है। एग्जाम्पल उसका आपके पास है पेन है, फीलिंग ऑफ वरी, वो उसको डर रखता है, उसको पेन है, ये आपके पास सब्जेक्टिव डेटा के एग्जाम्पल हैं। उस क्लाइंट सेंसेशन हम देखते हैं, क्लाइंट की वैल्यू हम देखते हैं, क्लाइंट की हम बिलीफ देखते हैं, क्लाइंट की हम एटीट्यूड देखते हैं, ये हम सब सब्जेक्टिव डेटा में देखते हैं। अब जो आपके पास ऑब्जेक्टिव डेटा है उसमें हम साइन देखते हैं, डिटेक्टेबल बाय एंड ऑब्जर्वेशन, मींस अगर आपको कोई चीज़ डिटेक्ट करे तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आपको कोई चीज़ नज़र आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा। कैन नॉट बी मेजर,
सही है। एंड टेस्ट उसको हम मजर एंड टेस्ट करेंगे। कैन बी मजर एंड टेस्ट ऑब्जेक्टिव में हम करते हैं, सब्जेक्टिव में हम उसको मजर नहीं करते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास एग्जांपल है पेन का, पेन मरीज़ हमें खुद बताता है लेकिन उसको हम मजर करते हैं, लेकिन ये आपके पास हाईली सब्जेक्टिव डेटा है आपके पास। तो उस तरह उसमें हमारे पास डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, बीपी है, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा है। मीन्स ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं या उसके कलर स्किन के कलर उसका चेंज हुआ है क्योंकि उसको कोई ज़ख़म लगा हो या कोई डिजीज़ की वजह से या कोई इचिंग की वजह से, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। ऑब्जर्व बाय नर्स और डॉक्टर, ये नर्स या डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्लिनिकल जजमेंट आपके पास क्या है कि क्लिनिकल डिसीजन आप लेते हो, किस चीज़ पे आप डिसीजन लेते हो। आपके पास नर्सिंग नॉलेज है तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। आपके पास एविडेंस प्रैक्टिस के लिए एविडेंस है तो आप कोई भी स्टेप आप लेते हो उसका एविडेंस आपके पास मौजूद है। जिस तरह आप लोगों के FOIN के चेकलिस्ट में थे कि मीन्स आप हैंड वॉशिंग करते हो, क्यों करते हो, आप क्रॉस कंटेमिनेशन इन्फेक्शन को आप बचाते हो। तो उस हिसाब से आप हर एक चीज़ एविडेंस बेस करोगे तो आपके पास नॉलेज होगा। अगर एविडेंस बेस नहीं करते, आप कहते कि या मेरे सीनियर ने इस तरह किया था या फलानर्स ने इस तरह किया, डॉक्टर ने इस तरह किया, तो आम भी इस तरह करते हैं, ये गलत है। आपने हमेशा एविडेंस देना है, ये नहीं कि उसने इस तरह किया था मैं भी उस तरह कर रहा हूँ, वो गलत करेगा, आप भी गलत करोगे। चाहे वो कंसल्टेंट क्यों ना हो, किसी पे आपने ट्रस्ट नहीं करना है, आपने जस्ट अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे, उन चीज़ों पे आपने ट्रस्ट करना है और अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करना है। सही है। उसके बाद आपके पास डिसीजन बेस्ड ऑन नर्सिंग नॉलेज पे आप डिसीजन ले सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आई क्यूनोरा पास करना है, आप कंसल्टेंट के पीछे नहीं जाते कि मैं कौन सा क्यूनोरा पास करूँ, कौन सी गेज का पास कर लूँ, ये आपका नॉलेज आप खुद पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है उसके लिए ब्लड लगाते तो आप 18 पास करोगे या 20 पास करोगे। अब एक बच्चा है उसके लिए आप 18 पास नहीं कर सकते, आप उससे पूछिए मैं 18 पास करूँ 20 पास करूँ, ये आपका डिसीजन आप खुद लोगे। अब एक मरीज़ है उसको आपको पता है कि उस मरीज़ को आपने 4 आवर बाद आप उसको कम खुराक देते हो, आप किसके पीछे नहीं कि उसको हम कौन सा खुराक दे रहे हैं। अब एक मरीज़ है उसके पोटाशियम कम है तो आप खुद उसको एडवाइस कर सकते हो कि बनाना खाओ, बात ख़त्म। ये डिसीजन आप खुद लेते हो, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। क्लिनिकल रीजनिंग उसको हम कहते हैं, जो इसने बात की वो क्लिनिकल रीजनिंग में आता है। मीन्स क्लिनिकल रीजनिंग मीन्स आपके पास जो नॉलेज उसके हिसाब से आप रीजनिंग करो, क्योंकि आप एडुकेट हो किसी चीज़ की, पेशेंट की एडुकेट हो, तो तब आप जाओ उसको कहो कि इसकी चेस्ट में वीक है इसलिए मैं इसको न्यूमराइजेशन करो, आप उसको लिखो, वो लिखेगा, आप कर लो, बात ख़त्म। सही। फिर बाकी जो नर्स प्रैक्टिशनर है वो न्यू आए हैं तो वो वार्ड में होते, वो अगर उसको इजाज़त है कि वो प्रिस्क्रिप्शन कर ले, नर्स प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो वार्ड में होते हैं। से उसके अपने क्लिनिक्स भी होते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी आपकी जो डोमेन से आप उसमें आप काम कर सकते हो। उसके बाद एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स और प्रॉब्लम आपके पास क्या है, COL, C मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, O मीन्स ऑनसेट, L मीन्स लोकेशन। सही। और ड्यूरेशन आपके पास एक्सर्बेशन है, आपके पास रेडिएशन है, रिलीफ है, इंटेसेंट है आपके पास, एंड एसोसिएशन है आपके पास। साइलेंट। अच्छा अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस एंड सिम्टम प्रॉब्लम्स। एनालिसिस एंड सिम्टम प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, अब इसमें हम एक एक को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिम्टम्स डिस्क्राइब ऑफ इट्स क्वालिटी और क्वांटिटी, इंटेंसिटी एंड डिस्क्रिप्शन। कि जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी क्वालिटी हम देखते हैं, उसकी क्वांटिटी हम देखते हैं कि कितने मकदार में आपके पास हैं और कितनी सीवियर आपके पास हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी सिम्टम्स आपके पास हों, मरीज़ अगर आपको कहता है कि मुझे पेन है तो पेन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं कि पेन आपके पास शार्प है, डल पेन है, कौन सा पेन है, वो कितना तेज़ है, मीन्स पेन स्केल के हिसाब से आपके पास कितना पेन है, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, मरीज़ से ये चीज़ें हम पूछते हैं। सेकेंडली आपके पास क्या है, ऑनसेट है। ऑनसेट का मतलब ये क्या है कि कब स्टार्ट हुआ है आपके पास। व्हेन वाज द क्लाइंट लेस वेल, वाज द ऑनसेट ग्रेजुअल और सडन, फेल्ड फाइन 2 days ago, yesterday noted slight nasal stiffness and sneezing, by the morning was very congested। अब हम इसमें हम पूछते हैं कि मरीज़ से कि आप कब ये आपको स्टार्ट होता है, ऑनसेट मीन्स कब स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास है, व्हेन वाज द क्लाइंट लेस वेल, कब मरीज़ को मतलब अच्छा फील नहीं करता एक मरीज़ आपके पास। तो वाज द आंसर ग्रेजुअल और सडन, ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ही स्टार्ट होता है या सडन अचानक होता है। ग्रेजुअल मीन्स आहिस्ता आहिस्ता और सडन मीन्स अचानक। फेल्ट फाइन 2 days ago, yesterday noted slight nasal stiffness and sneezing। स्लाइटली मीन्स ग्रेजुअली उसको स्टार्ट हुआ, स्लाइटली उसको क्या हुआ, स्टफनेस उसको हो गया, और उसको स्नीजिंग बाय द मॉर्निंग्स वाज वेरी कंजस्टेड, मॉर्निंग में क्या हुआ,
कंजस्टेड था, मीन्स उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रात से लेकर सुबह तक उसको ये क्या हुआ, कंजस्ट हुआ, उसका नोज़ बंद हुआ। कंजस्ट मीन्स क्या कहते हैं, उसका नोज़ बंद कहते हैं। कॉमनली हमारे पास कंजस्शन कब होती है, जब आपके पास साइनोसिस में इन्फेक्शन होता है, साइनोसाइटिस आपको होता है, तो उस टाइम आपको पास कंजस्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो यही बात आप लोगों ने याद रखना। अब साइनोसाइटिस हम किस तरह डायग्नोज करते हैं, हमारे पास हम थ्रू लाइट भी हम देख सकते हैं, या हमारे पास हम एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आपके पास साइनोसाइटिस है कि नहीं। कॉमनली हम एक्सरे में हम देखते हैं और हम फाइनल डायग्नोज करते हैं कि आपके पास है कि नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लोकेशंस है। लोकेशन का मतलब ये है व्हेन इज़ द सिम्टम्स फील्ड, सिम्टम्स कब स्टार्ट हो गई थी, फील हुई थी आपको। चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू पॉइंट टू वेयर इट हर्ट्स, बच्चों के हम कहते हैं कि आप उस जगह पे हाथ रखो जहाँ पे आपको पेन होती है। पिक्चर और स्केच शोइंग्स इन वॉल्स एरियाज आर आल्सो हेल्पफुल व्हेन रिकॉर्डिंग डेटा। अगर आपके पास कोई मुजस्समा है, कोई पिक्चर है, तो उस एज के हिसाब से, जिस एज का आपके पास मरीज़ है, उस एज के मरीज़ को हम दिखाते हैं, हम उसको बताते हैं कि इस हिसाब से आप क्या कर लो, उस जगह को आप पॉइंट आउट करो जहाँ पे आपके पास पेन है या किस जगह पे आपको पेन हो रही है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उसको भी बताते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप लोग उसको याद कर लो कि आपके पास कैटरेक्सिस कब होती है, मींस उसकी कैटरेक्सिस क्या क्या है, ऑनसेट कब स्टार्ट हुआ है आपके पास, एंड लोकेशन कौन से लोकेशंस पे है। लोकेशंस के लिए आप लोगों को बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, मींस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा आर्गन है, कौन से आर्गन का क्या फंक्शन है। उस आर्गन को जब उसमें कोई मसला आ जाता है तो हमारे लिए कौन से पेन कहाँ पे रेडिएट होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम चेस्ट की बात कर ले, चेस्ट में हमारे पास मल्टीपल लोकेशन है, आपके पास स्टमक है, आपके पास मसल है, आपके पास बोन्स आपके पास है, कार्डिक मसला आ सकता है, रिस्पायरेटरी आपके पास आ सकता है। अब हमें पता है कि अगर रिस्पायरेटरी मसला आ सकता है तो आपके पास कहाँ पे 4th इंटरकास्टल स्पेस में आपके पास वहाँ से पेन आपके पास क्रिएट हो सकता है। अगर आपके पास स्टमक का मसला है तो इसमें जीफाइड प्रोसेस के पास आपके पास क्या होता है, मसला होगा, पेन होगा आपके पास। अब फिर अनसेट कब होता है पेन का, मीन्स अगर आप कोई खाना खाते हो तो उस टाइम अगर अनसेट हो तो इट्स मीन स्टमक पेन है आपके पास, सही। अगर आप ने वॉक स्टार्ट किया तो इट्स मीन्स आपके पास कार्डिक पेन है, सही। फिर अगर वही पेन आपके पास ऊपर नेक और बैक शोल्डर की तरफ और साथ में आपके पास 2 फिंगर लेफ्ट साइड पे अगर रिएट होता है तो इट्स मीन्स आपके पास क्या है, कार्डिक पेन है। दूसरी बात ये कि मीन्स आपने कभी भी चेस्ट पेन को अपने लाइट नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें फिर पेन इतना फील नहीं होता है। कॉमनली जो आपके पास हार्ट का पेन है वो इतना सीवियर होता है कि मीन्स आप चाहते हो कि मीन्स ये हाथ मुझसे कोई बंदा काट ले, इतना सीवियर होता है। लेकिन उन लोगों में ये होता है जो डायबिटिक नहीं होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उसमें फिर सेंसेशन कम हो जाती है, तो उसमें फिर उस तरह पेन नहीं होता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट का पेन आप लोगों ने नॉर्मल नहीं लेना है। तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं फाइनलाइज करने के लिए, मीन्स आप इन्वेस्टिगेशन करते हो उसके लिए एक ECG करते हो, साथ में हम ब्लड में हम ट्रॉपाइड ट्रॉपरी 2 किस्म के टेस्ट हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट यूज़ होते हैं, तो उसकी रेंज को हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ट्रॉपाई आपके पास नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास जब MI हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स 1000 में होता है, सही। अगर आपके पास 300 में है, 400 है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको आफ्टर 3 आवर बाद या 2 आवर बाद हम दोबारा उसको रिपीट करते हैं। अगर ये ज़्यादा होता है टाइम के साथ तो फिर हम उस पेशेंट को एडमिट करते हैं, हम घर नहीं भेजते हैं, सही। तो इस तरह आप लोगों को ये बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज़ में हम कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कौन से टेस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप लोग इसको मैनेज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा। दूसरी बात ये कि साथ में आपके पास मसल्स भी है। अब एक पेशेंट है, मरीज़ आपके पास आया, उसने कहा कि मुझे चेस्ट पेन है, आपने उससे हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में आपने उससे पूछना है कि आपने कभी एक्सीडेंट तो नहीं किया है, किसी ने आपको तो मारा नहीं है, झगड़ा तो नहीं किया है। तो अगर मरीज़ ने रिसेंटली एक्सीडेंट किया है या उसको किसी ने मारा है तो इसमें उसको कोई इंजरी हो गई है, मसल इंजरी उसको है, सही, हाँ, या मसल इंजरी है या लिगामेंटल इंजरी है उसको, तो उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसके एक्सरे करते हैं, मसल्स के रिलैक्सेंट हम देते हैं ताकि उसको पेन किलर हम देते हैं, तो उस हिसाब से वो फिर क्या होता है, हम उसको मैनेज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप एक साइन सिम्टम्स को अगर आपको पता नहीं है तो इट्स मीन्स आप लोग मरीज़ को फिर डील नहीं कर सकते हो। फिर वही आप किसी और के पीछे जाओगे कि इसको क्या मसला है क्या नहीं, पहले आप खुद डील करना उसको सीख लो। और ख़ुद आप किस तरह करते हो, जब बार बार आप एक दूसरे पे प्रैक्टिस करते हो, इस तरह आप नहीं सीख सकते हो, सही। एक दूसरे पे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग सीख जाओगे।